हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग पॉइंट। आई एम शिव श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि है क्लास 8 का लेसन 1। हमने पिछली वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था और क्रॉप के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और जो प्रिपेयर कैसे करते हैं सॉइल वो पढ़ रहे थे। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। यहाँ से हमें पढ़ना है। तो टिलिंग और प्लॉइंग क्या है? प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। सॉइल को लूज़ करना मतलब ढीला करना, और टर्न करना मतलब क्या होता है? जैसे ये सॉइल है, अब ये नीचे की सॉइल है, इस नीचे की सॉइल को ऊपर लाना, टर्न करना होता है। और ये प्रोसेस जो है प्लो के द्वारा होता है। और प्लो काय का बना होता है? प्लो वुड का और आयरन का बना होता है। अगर सॉइल जो है ड्राई है, सूखी है, तो उसे हमें ज़रूरी है कि हम उसमें पानी डालें और उसे थोड़ा गीला करें प्लोइंग से पहले। जो प्लोड फील्ड है उसमें ना बिग क्रम्स आ जाते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। क्लम्प्स आ जाते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये ऊपर आ गई मिट्टी, जैसे कि मिट्टी यूँ जा रही थी, पर प्लॉ करने के बाद ये ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई, ये ऊपर हो गई। अब अगर ये इरिगेशन में भी दिक्कत करते हैं, अगर हम यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो हर जगह ज़्यादा पानी चला जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो ये जो लेवलिंग, इसे हम लेवलिंग कहते हैं, लेवल करना सॉइल को। तो लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इरिगेशन के लिए भी और काय के लिए, इरिगेशन के लिए भी ज़रूरी होती है, और बीज को बोने के लिए भी ज़रूरी होती है। और इसे हम लेवलर की मदद से करते हैं। और कभी कभी ना हम खेत जोतने से पहले ना मैन्योर मतलब कि खाद मिला देते हैं, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है? बिफोर सोइंग सीड्स, बीजों को बोने से पहले ज़रूरी है कि हम सॉइल के बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ दें, ताकि हमारी अच्छी यील्ड आए। तो ये हम बहुत टूलों से करते हैं, और बहुत सारे मेन टूल हैं, जैसे कि प्लो है, हो है और कल्टीवेटर है। तो यहाँ पे हम प्लो के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लो जो है ना, बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, बहुत पहले से। पहले के लोग यही प्लो यूज़ करते थे। अब और इसी प्लो से ही फर्टिलाइज़र ऐड करते थे, वीड को हटाते थे और सॉइल को टर्न भी करते थे। और ये जो प्लो है ना, ये लकड़ का भी बना होता है और आयरन का भी बना होता है। और ये जो है ना, किसके द्वारा खींचा जाता है? ये बैलों के द्वारा खींचा जाता है, या और भी एनिमल से हम खींच सकते हैं, जैसे कि घोड़ों से और ऊँटों से। उसकी ना एक बहुत लंबी सी आयरन की स्ट्रिप होती है, ट्रायंगुलर की, जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। ये रही, यही स्ट्रिप होती है वो, ये देखिए, ये जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। तो यही प्लो शेयर होता है, ठीक है। अब ये द मेन पार्ट, जो इसका मेन पार्ट है, वो प्लो शेयर नहीं होता। क्या होता है? प्लो शाफ्ट होता है। ये प्लो शाफ्ट है, यही तो मट्टी में जाता है और यही मट्टी को खोदता है, मट्टी को ढीला करता है, मट्टी को टर्न करता है। हैंडल के पीछे ना एक एंड पे शाफ्ट होता है, तो और दूसरे एंड पे जो हैंडल होता है, जो कि बैलों के कंधे पे या गले पे रखा जाता है। ये जो प्लो है ना, ये दो बैलों की मदद से और एक इंसान की मदद से आसानी से ऑपरेट करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दो बैल और एक इंसान इस प्लो को ऑपरेट कर रहे हैं, यही प्लो होता है। अब वो क्या है?
ये एक सिंपल टूल है जो वीड को रिमूव करने में भी यूज़ होता है, लूज करने में भी यूज़ होता है मट्टी को। इसके बड़ी सी रॉड होती है जो कि वुड की भी होती है और आयरन की भी, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। और एक बहुत ही मजबूत ब्रॉड और मुड़ी हुई प्लेट होती है आयरन की, जो इसके एक एंड पे फिक्स होती है। ये एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करती है और ये एक एनिमल जानवरों के द्वारा चला जाता है। ये हो है, ये हो है, ये हो की बीम है, ये ही रॉड है आयरन की, और ये ही बेंड प्लेट और ये ग्रिप है, और ये ग्रिप का हैंडल है। अब कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर, अब पहले तो प्लो यूज़ होते थे खेत को जोतने के लिए, अब कल्टीवेटर यूज़ होता है। ये ट्रैक्टर से चला जाता है, और इस कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से चलाया जाता है तो मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है और लेबर की भी कम लगती है, क्योंकि देखिए इसे एक इंसान चला रहा है और ट्रक चला रहा है। और ये कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर है। अब आपका कितना चैप्टर बचा है? क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो एक बार में ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम कल्टीवेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कल्टीवेटर के बारे में बस इतना ही दे रखा है। अब सोइंग, बीज को बोना। बीज को बोना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर बीज को बोएंगे ही नहीं तो फसल कहाँ से उगेगी। अब बीज को बोने के से पहले हमें बीज को सेलेक्ट करना होता है, उसे चुनना होता है कि कौन सा अच्छा सीड है और कौन सा बुरा। अब कैसे चुनते हैं? एक दिन इसमें लिखा हुआ है, एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा, मदर को देखा कि वो एक जार में, एक वेसल में जो है सीड को और वाटर को रख रही हैं, और कुछ टाइम बाद कुछ बीज तैर रहे हैं और कुछ पानी में डूब गए। अब इसमें भी यही एक्टिविटी दे रखी है कि आप एक जार या बीकर लीजिए, उसको आधा पानी से भर लीजिए और उसमें सीड डाल दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसमें लिखा है कि क्या ये सीड तैर रहे हैं, या फिर ये सीड हल्के हैं इसलिए तैर रहे हैं, या भारी हैं इसलिए डूब रहे हैं। अब जो डूब रहे हैं वो तो भारी है, अब जो तैर रहे हैं वो लाइट है। लाइट क्यों है, हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड, जो डैमेज सीड होते हैं वो हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि सीड को कीड़ा लग जाता है तो वो डैमेज हो जाता है। कीड़ा लगना ही तो डैमेज होता है। तो अब कीड़ा अंदर से बीज को खा जाता है, तो अंदर से जब खोखला हो जाएगा बीज, होलो का मतलब खोखला, अगर अंदर से बीज खोखला हो जाएगा तो फिर वो हल्का हो जाएगा अंदर से, तो पानी में तैरने लगेगा। एक अच्छा मेथड है सीड को सेपरेट करने का, हेल्दी सीड को डैमेज सीड से। और बीज को बोने से पहले हमें जानना होगा कि उसके बोने के लिए टूल्स क्या हैं। ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में जानते हैं। ये टूल है जो कि बीज को बोने के लिए होता है। ये ना फ्यूनल की तरह होता है, और जो फ्यूनल है वो पूरा भर दिया जाता है बीजों से, और उसमें एक बार में 2 या 3 सीड पाइप से चले जाते हैं, और इसका शार्प एंड होता है। तो दिस एंड पेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। अब देखिए यहाँ पे ये लोग सीड भर देते हैं और फिर 2-2 सीड करके नीचे आते रहते हैं, और इसका ना एकदम ऐसे शार्प एंड होता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ होता है जिससे कि सीड जाते रहते हैं। अब अगला सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल है, ये भी ट्रैक्टर के द्वारा ही चलाया जाता है। अब देखते हैं क्या है सीड ड्रिल। अब के दिनों में सीड ड्रिल यूज़ होता है किसके लिए? बोने के लिए। ये ट्रैक्टर से चलाया जाता है, और ये एक इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे, गहराई पे इक्वल दूरी और गहराई पे बीज को बो देता है। इन दोनों का बहुत महत्व है। अगर हम एक बीज को इधर बो देंगे और एक को इधर, तो दोनों उगेंगे तब तो एक दूसरे से लड़ेंगे कि ज़्यादा खाना मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हमें बीज को एक दूरी पे बोना होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक।
और दूसरी बात, डेप्थ, गहराई। अगर हम यहाँ ऊपर ऊपर सीड को बो देंगे तो कोई चिड़िया आएगी और खा जाएगी, कोई बर्ड। और अगर हम इतना नीचे बोएंगे तो जैसे सीड उगना चालू होगा तो वो इतना ऊपर तक आ ही नहीं पाएगा, पहले ही टूट जाएगा ये और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट उगाएंगे तो ना चिड़िया खा पाएगी और वो ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पता चल गया कि इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे क्यों बोते हैं। और इससे सीड बर्ड्स भी खाने के द्वारा बच जाता है और एक लेबर भी बचती है और टाइम भी बचता है। इसमें लिखा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ पे लिटिल प्लांट, छोटे पौधे रखे जाते हैं एक छोटे छोटे बैग में। वो ऐसे क्यों रखे जाते हैं? कुछ पौधों के सीड जैसे कि पैडी मतलब राइस नर्सरी में उगाए जाते हैं। नर्सरी मतलब क्लास नहीं, एक जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगा दिए जाते हैं, फिर उनको खेत में लगा दिया जाता है। तो व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग मतलब जब उसमें छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं तो वो ट्रांसप्लांटेड मतलब कि एक नर्सरी से खेत में लगा दिए जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड कर दिए जाते हैं हाथों से। जैसे सम फॉरेस्ट प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट इस नर्सरी में उगाए जाते हैं। अब ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन सीड्स फर्स्टली ग्रो इन नर्सरी एंड देन transported in the main field is called transplantation। अब यहाँ पे स्टेम लेबर। अब एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब कि एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बीच में दो सीड के नर्सरी में, तो ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए। दिस अलाउ टू प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अगर प्लांट दूर दूर होंगे तो सबको सफिशिएंट सनलाइट भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और वाटर भी मिलेंगे फ्रॉम द सॉइल से। एट दिस टाइम ए फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ऐसे में कुछ प्लांट्स को ना रिमूव भी करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, सबको इक्वल मिले। क्योंकि अगर उसे हटाएंगे नहीं कहेंगे फिर एक पौधा कम हो जाएगा तो उसकी वजह से 4 पौधे खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर क्या है? नेचुरल खाद होती है। मैन्योर नेचुरल खाद होती है और फर्टिलाइजर केमिकल वाली खाद होती है। तो अभी तो आपका बहुत ज़्यादा चैप्टर बचा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अगर मैं वीडियो लंबी बना दूंगा तो आप कहेंगे ये वीडियो लंबी बना दी, तो एक बार में समझ भी नहीं आता, एक बार में पूरी वीडियो देख भी नहीं सकते। तो ये आपका पूरा 13 पेज का चैप्टर है। तो अब अभी हम पढ़ रहे थे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स जो है ना एक नेचुरल खाद होती है, एक ऑर्गेनिक खाद होती है, और फर्टिलाइजर केमिकल खाद होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो प्लांट्स में मतलब प्लांट नहीं, सॉइल में, मट्टी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। इनको मट्टी में ला देते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं तो न्यूट्रिएंट मट्टी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, मैंने देखा कि एक हेल्दी क्रॉप मतलब कि एक हेल्दी पौधा की एक क्रॉप ग्रो हो रहा है एक फार्म में। मेरे पड़ोस में एक फार्म है वहाँ पे, और द प्लांट वर वीक। वहाँ पे प्लांट बहुत वीक है। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर? कई प्लांट्स अच्छे हैं, कई प्लांट वीक हैं, ऐसा क्यों? अब जो सॉइल है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट क्रॉप प्लांट को देता है। अब सॉइल के पास भी तो एक लिमिटेड
लिमिटेड ही न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एक लिमिटेड मात्रा में तो होंगे, है ना। तो अब वो ख़त्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं एक बार सॉइल से। अब सॉइल से ख़त्म हो गए तो क्या होता है, क्रॉप अच्छी नहीं उगती। अब ख़त्म कब होते हैं, तब हम जब फार्मर एक के बाद एक क्रॉप उगाता जाता है लगातार एक सेम फील्ड में, और फील्ड को कभी अनकल्टिवेटेड मतलब कि ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि उस पर कुछ भी ना उग रहा हो या खाली, तो ये हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं सॉइल में से। तो इमेजिन व्हाट हैपन, सोचो कि न्यूट्रिएंट्स को क्या हुआ। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार कल्टीवेशन क्रॉप्स की सॉइल को पुअर बना देती है न्यूट्रिएंट्स में, कि उसमें न्यूट्रिएंट गायब हो जाते हैं सारे। प्लांट्स तो न्यूट्रिएंट सोख लेते हैं, और प्लांट्स को खाता कौन है, प्लांट जो उगता है उसे हम खाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हम में आ जाते हैं। तो प्लांट यानी हम में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, मट्टी से। अब डायरेक्ट मट्टी मत खा जाना। To the field to replenish the soil with nutrients। अब फार्मर मैन्योर को ऐड करते हैं ताकि रिप्लेनिश फील्ड में जो है ना न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं। अब मैंने आपसे कहा कि मट्टी से प्लांट में आते हैं और प्लांट से हम में आते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम डायरेक्ट मट्टी क्यों नहीं खा सकते, इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि मट्टी हमें पचती ही नहीं है। इंसान वही चीज़ें खाते हैं, ह्यूमन बींग्स वही चीज़ें खाते हैं जो डाइजेस्टेबल हो, हम डाइजेस्ट कर सकें। अब हम मट्टी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और हम क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम जो गेहूं है मक्का है उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, चावलों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब जो मैन्योर ऐड करते हैं उसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। अब अगर हम कहीं ज़्यादा मैन्योर ऐड कर देंगे, ज़्यादा कहीं कम कर देंगे, तो भी प्लांट कमज़ोर हो जाते हैं। मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन से उत्पन्न होता है प्लांट्स और एनिमल्स के। अब जैसे कि यहाँ पे फसल उग गई, अब हमारा हिस्सा तो यहाँ तक का ही काम का, ये नीचे का क्या करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें नीचे का पार्ट डाल देते हैं, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट होता है ना वो भी इसी में डाल देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो धीरे धीरे इधर आते हैं और सबको डिकम्पोज कर देते हैं और खाद बना देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि फार्मर गड्ढा खोलते हैं और उसको ओपन में रख देते हैं, डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं डिकम्पोज। आपने पहले ही 6th क्लास में पढ़ा था ना वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में। अब एक्टिविटी 1.2, अभी 13 पेज का चैप्टर है, अभी तो हम 5वें पे चलने हैं, 6ठे पे चल रहे हैं ना हम। तो ये पेज समझा देते हैं, फिर आधा चैप्टर हो जाएगा। टेक मूंग और ग्राम सीड्स। आप क्या के मूंग के और ग्राम के सीड्स लीजिए और उन्हें उगाइए। 3 इक्वल साइज के सीडलिंग मतलब कि जब थोड़ा सा पौधा निकल आता है उन्हें लीजिए और 3 गमलों में उगा दीजिए और गमलों को ABC मार्क कर दीजिए। अब जो यहाँ गिलास भी ले सकते हैं आप गमले की जगह, तो जो और A वाला गिलास है उसमें लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मतलब कि उसमें कम खाद डालिए, और B में यूरिया डालिए, मतलब कि A में जो है खाद डालिए, B में यूरिया डालिए और C में कुछ मत डालिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब थोड़ा पानी डालिए ईच ग्लास में एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और सीडलिंग उनमें लगा दीजिए। अब उन्हें सुरक्षित रख दीजिए और उन्हें रोज पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन के बाद आप देखिए उनकी ग्रोथ।
क्या होगा, ये देखिए ये ए बी सी है। अब जो सबसे, अब जिसमें खाद नहीं डाली वो तो बहुत ही धीरे उगेगा या उगेगा ही नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और जिसमें हमने खाद डाली है, मैन्योर डाला है, वो बड़ा होगा। पर जिसमें हमने यूरिया डाला है वो सबसे बड़ा होगा। ये देखिए बी में यूरिया डाला था ना, ये ज़्यादा उग रहा है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस? जितने भी ग्लास में हैं सीडलिंग वो एक समान ही ग्रो होंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन से ग्लास ने प्लांट की बेटर ग्रोथ दिखाई है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस में ज़्यादा तेज ग्रोथ हुई? जो फर्टिलाइजर मतलब कि केमिकल वाली खाद होती है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, जैसे हमें चाहिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हम अगर नेचुरल खाद डालेंगे उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट, सभी प्रकार के इक्वल न्यूट्रिएंट होते हैं। पर जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ले सकते हैं, जैसे ये न्यूट्रिएंट की कमी है तो हम सिर्फ उसी न्यूट्रिएंट को डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र की मदद से। तो फर्टिलाइज़र मैन्योर से अलग क्यों है? फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्री में बनता है, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश, एनपीके। एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एन जैसे अब हमारी मिट्टी में पोटैश की कमी है तो हम सिर्फ पोटैश डाल सकते हैं। और हम रही ज़मीन में अगर सिर्फ फॉस्फोरस की कमी है तो हम सिर्फ फॉस्फोरस डाल सकते हैं। अगर पोटेशियम की तो सिर्फ पोटेशियम। अगर तीनों की है तो हम एनपीके डाल सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसलिए तो फर्टिलाइज़र एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। और फर्टिलाइज़र का यूज़ फार्मर के लिए अच्छा होता है, पर कई मायनों में अच्छा भी होता है, कई मायनों में नहीं भी। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अच्छी यील्ड के लिए फार्मर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि वीट में, पैडी में और मेल में। पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करना सॉइल को कम फर्टाइल कर देता है। सॉइल की जो उपजाऊ है सॉइल वो कम हो जाती है। अब फर्टिलाइज़र जो है वाटर पोल्यूशन भी कर देते हैं। अब जैसे कि हमने पानी डाला, अब वो जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र है वो तो मिट्टी में गया ही नहीं, वो पानी के साथ बह गया और नदी नालों में चला गया। अब नदी में जो एक्वेटिक एनिमल है वो उस फर्टिलाइज़र वाला पानी पिएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, और ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। तो फर्टिलिटी को सॉइल की मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। हमें फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब कि खाद के लिए डालना चाहिए। और नहीं, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं डालना तो जो हमारी खेत है उसे ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत उगाओ। क्योंकि जो है ना सॉइल, जैसे इतने में हमने उगाया तो इतने में न्यूट्रिएंट चले गए, पर नीचे वाली सॉइल में है तो सॉइल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके न्यूट्रिएंट जो है वापस आ जाते हैं। इससे इसमें भी कम नहीं होता और इसमें भी आ जाते हैं, ज़्यादा अपने आप आ जाते हैं। तो ये मैन्योर का यूज़ होता है ना खाद का, वो सॉइल को इम्प्रूव करता है, उसका टेक्सचर भी अच्छा करता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी आपने 7th क्लास में पढ़ा था, क्या होती है? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। और ये सॉइल में न्यूट्रिएंट भी वापस ले आता है। और कई मेथड हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप को बार बार रोटेट कर सकते हैं। दिस कैन बी ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, मतलब कि एक साथ अलग अलग क्रॉप, एक साथ नहीं, एक के बाद एक। जो पहले के नॉर्थ इंडिया के फार्मर थे वो क्या करते थे? लेग्यूमिनस क्रॉप उगाते थे, एक वन सीजन में और अगले सीजन में वीट। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है? ये क्रॉप होती है, उसकी जड़ें हैं, उसकी जड़ों में ना एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो ना सॉइल में जो है नाइट्रोजन बढ़ा देता है, नाइट्रोजन की मात्रा। अब लेग्यूमिनस क्रॉप उगाएंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर वीट क्रॉप उगाएंगे तो घट जाएगी, फिर लेग्यूमिनस उगाएंगे तो
मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी? नाइट्रोजन की। तो फार्मर इस प्रैक्टिस को करते थे। आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, और इसमें नोड्यूल्स होते हैं जो कि लेगुमिनस प्लांट में होते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो 25 मिनट की हो चुकी है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे का अगला चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट भी करें। थैंक यू।